दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आइए आप सब लोग फेसबुक लाइव बॉयकॉट चाइना, पूर्ण बहिष्कार चाइना का, आइए मेरे साथ अपने करके और जुड़िए पूर्ण बहिष्कार चाइना का। दोस्तों, सबसे पहले इस देश के महान सपूत हमारी भारत माँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति के नक्षत्र, अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक, राजनीतिक शिक्षा क्षेत्र के महान सुविख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि पे हम सभी लोग उनको नमन और वंदन करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे महापुरुष, भारत माँ के सच्चे संतान, परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः वंदनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पे, अभी पिछले सप्ताह उनका बलिदान दिवस था। उस बलिदान दिवस पे हम और आप उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के संस्थापक रहे हैं और आज 65 सालों के बाद उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हुई है, क्योंकि जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था, वो व्यर्थ नहीं हुआ। उनके चलते ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा और पूर्ण रूप से अब आर्टिकल 370 और 35 से हटने से भारत का सिरमौर बन के भारत के ताज के रूप में बना। मैं वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देशवासियों की तरफ से उन्होंने 2019 का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, उनके सारे फैसले ऐतिहासिक हैं, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को उन्होंने जिस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित की 5 अगस्त 2019 को, मैं उसके लिए परम आदरणीय यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे भारतवासियों की तरफ से हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अर्पित की। आर्टिकल 370 और 35A हटा करके मैं इस वर्तमान सरकार का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारा नारा ही था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, पूरा का पूरा है, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस नारे को सार्थक करने वाली वर्तमान भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं भारतवासियों के जन जन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ उनका, कि उन्होंने जो करके दिखाया, ये सदियों से एक स्वप्न था। जिस स्वप्न को लेकर के जनसंघ से बीजेपी बनी और बीजेपी से इतनी लंबी यात्रा हुई, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए एक एक कार्यकर्ता और एक एक देशवासियों के स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी गृह मंत्री जी को सभी की तरफ से नमन और वंदन करता हूँ। ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारे देश के आज़ादी के बाद
जो सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को खंडित होने से बचाए, जिन्होंने नेहरू की चाल को विफल किया। नेहरू और अब्दुल्ला ने मिल करके जिस तरह की चाल जम्मू कश्मीर के अंदर चली थी, उस चाल को विफल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसको रोका और सिंचित किया। उसको पूरा करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और मैं अटल जी की एक कविता से मैं ये अपनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके स्टार्ट करता हूं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल भुजाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल काय जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इनके चरण हैं, सागर इनके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, चाइना आज जिस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और आप सरकारों के भरोसे न बैठें, क्योंकि सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन हमको आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करना है। ये संकल्प लेना है जिस प्रकार परम पूजनी परम आदरणीय ने आत्मनिर्भर भारत का ये नारा दिया है, उस नारे को हमको आपको सार्थक करके दिखाना है। सिर्फ सरकारों के भरोसे रह के उस नारे को नहीं छोड़ देना है। एक एक जन ये संकल्प लेगा, एक एक व्यक्ति ये दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत करेगा। एक एक व्यक्ति चाइना को सबक सिखाने के लिए अपने एक भी सामान यूज नहीं करेंगे। बॉयकॉट चाइना, चाइना का एक भी चीज़ हम अपने घरों में नहीं ले आएंगे। चाइना का एक भी सामान हम और आप यूज नहीं करेंगे। ये दृढ़ संकल्प है। चाइना को जिस प्रकार भारत भूमि को बचाने के लिए भारत भूमि एक एक इंच जमीन के लिए अभी हमारे लोग गलवान घाटी में 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। उस शहादत की कसम खा करके, उस शहादत को हमको याद करके अपने दिलों में रखना है और दिलों में रख करके उनके प्रति तभी हम और आप सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, जो बॉर्डर पे लड़के अपनी शहादत दिए, कि चाइना को आगे नहीं बढ़ने दिए, 43 लोगों को मौत के घाट उतार दिए चाइनीज़ों को, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी 20 जवान अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत भूमि को सिंचित किए। हम और आप उनके प्रति तभी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं जब हम और आप इस चाइना को अपने लोगों को ये समझाने में सफल हो जाएं। हम एक एक व्यक्ति ये कसम खा लें, एक एक व्यक्ति हम ये संकल्पित हो जाएं कि हम चाइना का एक भी सामान यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो बाज़ारों का सामान हो या अपने मोबाइल में या अपने
कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ये संकल्पित होकर के दृढ़ इच्छा शक्ति से, आत्मविश्वास से उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने भारत माता के सपूतों को कि हम चाइना का एक भी सामान यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ बाइकआउट चाइना नहीं करेंगे, हम अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, अपने समाज से, अपने देश से इस चाइना को उखाड़ फेंकेंगे। हमारा नारा है सस्ता लो, महंगा लो, लेकिन चाइना का सामान मत लो। देश का जवान लड़ रहा है बुलेट से, हम और आप सिपाही बन के लड़ेंगे बॉयलेट से। हमारे पर्स में, हमारे बॉयलेट में जो पैसे हैं, हम उससे चाइना को धूल चटा देंगे। अभी एक रिपोर्ट आई है कि चाइना भारत सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि ये जो बाइकआउट चाइना का पूरे देश में मुहिम चल रही है, उसको भारत सरकार उस मुहिम को हवा न दे। क्यों? क्योंकि चाइना में धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे आप संकल्पित होते जाएंगे, जैसे जैसे आप संकल्प लेते जाएंगे, हमारे आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता जाएगा। जो 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना का लगता है, वो बॉर्डर पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, बॉर्डर पे जो हथियार चाइना लेकर के खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके पैसे से वहाँ पे खड़ा है। हम और आप जिस दिन ये पैसे देना बंद कर दिए, उस दिन चाइना अपने आप बर्बाद हो जाएगा। वो बॉर्डर पे खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। और हमारी स्थिति, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, लोकल को वोकल बनाना है, आत्मनिर्भर भारत करना है। आप 5 साल का संकल्प लेकर के देखिए कि 5 साल हम एक भी सामान, एक भी चीज़ चाइना का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वदेशी चीज़ों का, अपने भाई बंधुओं का बना हुआ यूज करेंगे। सिर्फ 5 साल का संकल्प लेकर के देखिए, ये भारत की सीमाओं पे कोई खड़ा होने वाला नहीं रहेगा, कोई आँख दिखाने वाला नहीं बचेगा। आप ये संकल्प सिर्फ ले लीजिए कि मैं 5 सालों तक एक भी विदेशी सामान, ख़ास तौर से चाइनीज़ सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाइना घुटनों के बल आकर के तलुए चाटने लगेगा। चाइना का 30% मार्केट भारत है। अरबों अरब रुपए का भारत से वो भारत के बाज़ारों में नकली सामान, मौत का सामान बेच रहा है। हमको, आपको, सभी को सतर्क होना है और इस संकल्प के साथ कि हम और आप एक भी चीज़ चाइना का नहीं लेंगे। मैं एक कविता बोल करके आप लोगों की जो आगे का जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दूंगा। अटल जी की ही कविता है, मैं फिर से बोलता हूँ अटल जी की एक कविता। दुनिया का इतिहास पूछता, दुनिया का, भारत के को जो मिटाने की चाइना जो सोच रहा है कि मैं भारत को दबा दूंगा, तो चाइना भी सुन ले। ये अटल जी की एक कविता है। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिम गगन के, जिन लोगों ने, जिन ब्रिटिश हुकूमत का कभी दीप नहीं बुझता था इस संसार में, दीप बुझने का अर्थ है कि कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो आज कहाँ सिमट के रह गया। दीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, किंतु चीर कर तम की छाती,
चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा, जग के मस्तक पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये हिंद है, ये हिंद को कोई झुका नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। एक एक बच्चा हिंद पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार बैठा है। एक बार सरकार अगर आदेश दे दे, करोड़ों करोड़ नौजवान, करोड़ों करोड़ नौजवान इस भारत माता के श्री चरणों में अपने लहू से सींचने के लिए तैयार बैठे हैं। चाइनीज को हमारे नौजवान, हमारे भाई बॉर्डर पे उनको सबक सिखा रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, हमारा आपका ये दायित्व है कि हम और आप उनको अपने एक एक व्यक्ति, जिस प्रकार से चाइना बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारे बंधु 20-20, 40-40 डिग्री सेल्सियस में वहाँ पे चाइना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसी तरह हम और आप भी सिपाही बन के चाइना को यहाँ बर्बाद करने के लिए, चाइना को घुटने पे ले आने के लिए ये संकल्पित होंगे, ये संकल्प लेंगे कि हम और आप चाइना का एक भी सामान यूज़ नहीं करेंगे, एक भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। अपने परिवार, अपने समाज में ये संकल्पित करवाएंगे, ये अभियान चलाएंगे, ये लोगों को दृढ़ आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि भारत 6वीं सदी से पहले का भारत बनने जा रहा है, भारत महाभारत काल का भारत बनने जा रहा है। चूकना नहीं है हमारा आपका लक्ष्य, एक एक भारतीय का लक्ष्य अर्जुन की तरह, जिस तरह अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ मछली की आँख थी, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति का लक्ष्य, एक एक भारतीय का लक्ष्य, एक एक भारत माँ के बेटों का लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, चाइना की बर्बादी का। हम और आप उसी लक्ष्य को लेकर के चलेंगे कि हम 5 साल में चाइना को अपने बाज़ार से पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर देंगे। हम सरकारों के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारे अपने लोग जो लोकल लोग हैं, हम उनके लिए वोकल बनेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। अगर हमारी चीज़ें थोड़ी कम भी अच्छी होगी तो भी हम अपने भाइयों की चीज़ें खरीदेंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और जब करेंगे तो वो लोग भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे, अच्छे रिसर्च होंगे। अभी हम और आप क्या करते हैं कि विदेशी चीज़ों को खरीदते हैं, हमारे देश में पैसा आता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। 100 रुपये की चीज़ें हम विदेशियों का खरीदते हैं तो 10 रुपये यहाँ रहते हैं, हमारी आपके जेब से 90 रुपये वो लेकर के जाता है विदेशी। इसलिए हमको आपको अगर 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये 120 रुपये की भी है तो हमको आपको अपने भाइयों की चीज़ों को खरीदना है, अपने लोगों की चीज़ों को खरीदना है, अपने देश में बनाने वाले लोगों को खरीदना है। वो इसलिए खरीदना है कि हम और आप
जब उनकी चीज़ों को खरीदेंगे तो वो उनके पास पैसे होंगे तो रिसर्च करेंगे और अच्छी चीज़ें बनाएंगे और क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे। हमारे इंजीनियरों का उत्साह बढ़ेगा, हमारे इन लोगों का उत्साह बढ़ेगा, मार्केट में आएंगे, नए चीज़ें बनाएंगे, नई चीज़ें इस देश में आएंगी और हम उनके लिए एक प्लेटफार्म यूज करने का काम करेंगे। लेकिन चाइना को पूरी तरह से हम बर्बाद करेंगे, ये संकल्प लेना है। एक भी चाइनीज आइटम हम और आप अपने घरों में नहीं ले आएंगे। अभी गणपति आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। इस रक्षाबंधन में मैं अपनी बहनों से, अपनी भारत की बहनों से ये संकल्प चाहता हूँ कि हमारे नौजवान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। हमारे 20 नौजवानों ने बॉर्डर पे इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो मैं ये अपनी बहनों से ये संकल्प चाहता हूँ कि उन भाइयों के लिए आप इस बार की राखी में, इस बार की रक्षाबंधन में चाइना की राखियाँ नहीं खरीदिए, एक भी चाइना की राखी नहीं लीजिए, चाइनीज बनी हुई राखियों का इस्तेमाल नहीं करिएगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन जो 20 हमारे भाई शहीद हुए हैं। आप उनके नाम से भी राखियाँ खरीदिएगा, उनको भी राखियाँ बांधिएगा सूक्ष्म रूप से और उनका ये संकल्प करिएगा कि मैं एक भी राखी चाइना का बना हुआ नहीं खरीदूंगी। ये संकल्प लेना पड़ेगा बहनों आपको, तब भारत के उन सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि मिलेगी, उनकी आत्माओं को तृप्ति मिलेगी। हमको आपको ये संकल्प करना पड़ेगा। आइए कुछ लोगों के प्रश्नों को लेते हैं और उनके बातों का जवाब देते हैं। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। जितेंद्र चतुर्वेदी जी को नमस्कार मेरा। कैसे हैं जितेंद्र भैया? त्रिलोकी महतो जी नमस्कार। कैसे हैं त्रिलोकी महतो जी? राकेश तिवारी जी नमस्कार। राकेश तिवारी जी नमस्कार। मंगेश भैया नमस्कार। जितेंद्र चतुर्वेदी जी नमस्कार। सिसोदिया जी नमस्कार। अभिचल सिसोदिया जी बड़े भाई नमस्कार। अभिचल भैया नमस्कार। दुर्गेश शुक्ला जी नमस्कार। नीलेश प्रसाद जी नमस्कार। मंगेश भैया नमस्कार। भारत पांडे जी नमस्कार। कैसे हैं भारत भैया? सब लोग ठीक हैं बेंगलोर में? आप लोग भी ठीक हैं? माता जी ठीक हैं? बाकी सब लोग ठीक हैं? भाभी भी बच्चे सब ठीक हैं भैया? गोल्डी मिश्रा जी नमस्कार। संतोष दुबे भैया नमस्कार। जय हिंद। अनूप मिश्रा जी नमस्कार। कैसे हैं अनूप जी? बनारस में सब लोग ठीक हैं? संतोष दुबे जी नमस्कार। उमेश पांडे जी नमस्कार। गोल्डी मिश्रा जी नमस्कार। गोल्डी मिश्रा जी का सवाल है, और लोगों का लेते हैं प्रश्न। कुछ लोगों का हो तो सॉरी भैया, हॉट लिस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो मैं भी लाइव ही आया हूँ। विनय कड़ू जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। विनय कड़ू जी बोलते हैं भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर अभिनंदन। आपका भी भैया बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे हैं विनय कड़ू जी? मुकेश मिश्रा जी का नमस्कार। कैसे हैं मुकेश मिश्रा जी? धीरज यादव जी नमस्कार। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दूं भैया। साधना पांडे जी बिल्कुल सही हैं आप। साधना जी नमस्कार। आपकी बेटी का जन्मदिन था, उसको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम कमाए। ईश्वर उसका साथ दे और महादेव उसके ऊपर कृपा बनाए रखें और इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाए हो। उसके वैसे भी उसके भी वैसे भी 10-20 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं उसको
अपनी तरफ से, ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। मुकेश जी नमस्कार, विपुल पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं विपुल भैया? कांग्रेचुलेसन भैया, नमस्कार भैया, धन्यवाद आपका। गोपाल बावनकुले जी नमस्कार, गोपाल भैया कैसे हैं बावनकुले साहब? सोनू उपाध्याय जी नमस्कार, इंद्रनील भट्टा जी नमस्कार, इंद्रनील भट्टाचार्य जी, बंगाल में सब ठीक है इंद्रनील जी नमस्कार। अनंत पातेकर जी नमस्कार, अनंत भैया नमस्कार, अनीता सिंह जी नमस्कार, सूरज त्रिपाठी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त होने पे अभिनंदन, आप बहुत बहुत धन्यवाद सूरज त्रिपाठी जी। अजय पांडे जी वेटिंग नमस्कार, इंद्रनील भट्टाचार्य जी वेटिंग नमस्कार, विनय कड़ू जी नमस्कार, सभी लोगों का नमस्कार है, सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं और कुछ लोगों के प्रश्न हो तो मैं उसका, राजकुमार कनौजिया जी का नमस्कार, कैसे हैं राजकुमार कनौजिया जी? लोगों का प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देता हूँ। मैं सभी बंधुओं को ये संकल्पित कराने आया हूँ, सब लोगों को ये संकल्प लेना है कि जैसे जवान सीमा पे लड़ रहा है, उसी प्रकार से हमको आपको चाइना के खिलाफ एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को संकल्पित होकर के लड़ना है और ये चाइना को सबक सिखाना है। हम सरकारों के भरोसे बैठने वाले लोग नहीं हैं। जब जन आंदोलन बनता है तो सरकारें विवश हो जाती हैं, सरकारों को विवश होना पड़ता है। आप याद करिए उस जन आंदोलन को, जब इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आंदोलन हुआ था जिसका नाम था जेपी आंदोलन। जब वो जेपी आंदोलन हुआ था तो आप सोचिए कि उसके पीछे क्या सरकारें थीं, या ब्रिटिश के खिलाफ जब आंदोलन हुआ 1857 में जब पहली क्रांति हुई, पहली क्रांति का बिगुल बलिया के सपूत मंगल पांडे ने फूका, तो उनके पीछे क्या सरकारें थीं, या सरकारों के भरोसे बैठ करके जन आंदोलन खड़ा किया जाता है? जन आंदोलन एक एक व्यक्ति की आत्मा से निकलता है। जब एक एक व्यक्ति की आत्मा से जन आंदोलन निकलता है तो वो धरा पे कामयाब होता है। इस चाइना के खिलाफ एक एक व्यक्ति के आत्मा से जन आंदोलन फूटना चाहिए। एक एक व्यक्ति की आत्मा से इस चाइना के खिलाफ संकल्प फूटना चाहिए। एक एक व्यक्ति के आत्मा से इस चाइना के खिलाफ ये आत्म मंथन होना चाहिए कि जो हमारे भाई बंधु 3,500 किलोमीटर चाइनीज़ बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, आस्काई चीन 1962 में जो चाइना ने हमसे हड़प लिया है, या पाकिस्तान ने जो पीओके हमसे ले लिया है, उसको कैसे हम ले आ सकते हैं? कैसे अखंड भारत के स्वप्न को हम सुदृढ़ कर सकते हैं? कैसे हम सावरकर के सपने को, सावरकर जी के उस सपने को सुदृढ़ कर जी सकते हैं? सावरकर जी ने कहा था कि जो सिंध से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने भारत को पितृभूमि मानता हो, जो किसी और देश में उसकी आस्था ना हो, तो वो सच्चा भारतीय है। ये सावरकर जी का वाक्य है, ये वीर सावरकर का वाक्य है। तो मैं आपको ये संकल्पित करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सावरकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम और आप तभी देंगे जब आस्काई चीन और पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा होगा। इन कुटिल चालों को, चाइना की कुटिल चालों को हमको आपको सरकारों के भरोसे छोड़ करके नहीं बैठना। हमको आपको
एक एक व्यक्ति को इस देश की, इस मातृभूमि के लिए सिपाही बनना है। एक एक व्यक्ति को सावरकर बनना है। एक एक व्यक्ति को मंगल पांडे बनना है। एक एक व्यक्ति को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बनना है। एक एक व्यक्ति को, जब एक एक व्यक्ति अपने आप को सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनेगा तो ये देश आस्काई चीन नहीं, सभी लोग घुटने टेक करके खड़े होंगे। हमको, आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर आज हमारे पास बचा है। नहीं तो उस समय की वर्तमान सरकार ने अब्दुल्ला के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने का षड्यंत्र किया था। उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। वहाँ का विधान अलग हो गया था, संविधान अलग हो गया था। और प्रधान मतलब दो, वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। इन षड्यंत्रों को फेल करने के लिए, उन षड्यंत्रों को खत्म करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब जाकर के ये देश अपने मस्तक जम्मू कश्मीर, जम्बू द्वीप को बचा पाया। अगर वो अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, अगर वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए, वो भी जिस तरह से संसद में सब लोग बैठे हुए थे चुप मार करके नेहरू के आगे, अगर वो भी बैठे रह जाते तो आप और हम ये कल्पना कर सकते थे कि जहां जाने के लिए परमिट लगता था वो जम्मू कश्मीर हमारा और आपका रह पाता क्या? लेकिन वो बैठे नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे और उसका आंदोलन खड़ा करेंगे। अपने प्राणों की चिंता उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। अपने खून से इस भारत माता के मस्तक, जिसको हम और आप आज जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, उसको अपने प्राणों की आहुति से, अपने खून से उस मस्तक को उन्होंने सींचा। अगर वो नहीं सींचे होते तो वर्तमान सरकार, नेहरू जी की गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने का षड्यंत्र रच चुकी थी। जब वहां पे राजा हरि सिंह ने नेहरू से ये रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तानी सैनिक कबीलाइयों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर युद्ध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आप भारतीय सेना भेजिए। आप इतिहास उठा करके देखिए कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। लेकिन जो गृह मंत्री थे, वर्तमान जो उस समय गृह मंत्री थे, सरदार पटेल ने कहा हम सेना भेजेंगे, इसके लिए चाहे द्रोह हो जाए। उस विद्रोह के डर के मारे नेहरू चुप हुए और वहां भारतीय सेना भेजी गई। जब भारत युद्ध जीत रहा था, जम्मू कश्मीर से खदेड़ रहा था, उसी बीच में नेहरू जी ने शांति की घोषणा कर दी और पीओके समझौते में पाकिस्तान के हिस्से में दे बैठे।
आप सोचिए किस तरह की षड्यंत्र था जम्मू कश्मीर के खिलाफ। उस षड्यंत्र को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जाना और उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान देने का संकल्प किया। जो लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जनसंघ ये बताए कि उनके लोगों ने कब और कहां बलिदान दिया, मैं उनको ये बताना चाहता हूं। आज़ादी के बाद अपने प्राणों की आहुति देने वाला इस देश में भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक परम आदरणीय परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके भारत माँ के मस्तक जम्मू कश्मीर को सुरक्षित किया, परमिट सिस्टम से मुक्ति दिलाई, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान से मुक्ति दिलाई। मैं उनको नमन करता हूँ। हर देशवासी उनको नमन करता है, हर व्यक्ति उनको नमन करता है। हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग हैं। हमको आपको ये संकल्प करना पड़ेगा। ये देश सदियों से हम और आप, हमको आपको अपने इतिहास को जानना है, इतिहास को पढ़ना है। इन सेकुलरों का, इन वामपंथियों के इतिहास को उठा करके फेंक देना है। हमको आपको अकबर महान था, बिरबल महान था, ये इतिहास हमारा आपका नहीं है। जो लुटेरे थे, जो बाबर यहाँ देश को लूटने आया था, उसकी संतानें कब से महान हो गई। ये बाबर को मानने वाले लोग कब से महान हो गए। हमारा वो इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास भगवान राम और कृष्ण से है। हमारा इतिहास सिंधु से स्टार्ट नहीं होता। हमारा इतिहास स्टार्ट होता है सरजू के किनारे, अयोध्या में सरजू के किनारे से। सरजू के किनारे जब मनु को अपने मानव होने का एहसास होता है, जब महाराज मनु को अपने मानव होने का एहसास होता है, हमारी सभ्यता वहाँ से विकसित होती है। हम सिंध हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता अयोध्या है। हम अयोध्या के वंशज हैं। हम सिंध घाटी के वंशज नहीं हैं। हमारी सभ्यताओं को लोगों ने अतिक्रमण करके सोचा कि हम सब कुछ बदल देंगे। हमारा इतिहास सनातनी है। हम सनातनी लोग हैं। हमारा जो इतिहास है वो सनातन का इतिहास है। हमारा इतिहास अयोध्या का है। उस अयोध्या का इतिहास है जो अयोध्या में एक प्रभु श्री राम नंगे पैर चलते हैं, लेकिन रावण को विजय करके लौटते हैं। हमारा वो इतिहास है। हमारे आपके इतिहास, हमको आपको अपने इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हमने आपने एक बहुत बड़ी गलती की, उन गलतियों को अब नहीं करना है। भगवान राम के इतिहास से प्रेरणा लेकर के आप देखिए, भगवान को जब 14 बरस का वनवास हुआ, भगवान राम लक्ष्मण सीता जब 14 बरस के अपने पितृ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पिता के वचनों के लिए, जब अपने पूरे राजपाट को, जिस दिन उनको सिंहासन मिलना था, उस दिन उनको जब
पितृ के वचन को, पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए जब वन में जाना पड़ा तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया। राजपाट, वस्त्र, कपड़े, जूते, चप्पल, हीरा मोती, माणिक सब त्याग दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं त्यागा। हमको आपको ये इतिहास जानना है कि भगवान ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक चीज नहीं त्यागा। क्या? अपना धर्म। और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने क्या नहीं त्यागा? अपना गांडीव, माने अपना धनुष उन्होंने नहीं त्यागा। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमको आपको हथियार उठाना पड़ेगा। जब हम और आप अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाएंगे तो अधर्म नहीं है। भगवान ने सब कुछ त्यागा, लेकिन अपना गांडीव नहीं त्यागा। वो अधर्म की रक्षा के लिए, रावण उस समय अधर्मी था, अधर्म की रक्षा उन्होंने कैसे किया? अपने शस्त्र से। उसी प्रकार हमको आपको भी आज का शस्त्र क्या है? इस वर्तमान परिस्थिति का शस्त्र हमारे आपके लिए क्या है? इस समय हमारे आपके पास क्या शस्त्र है? तो हमारे आपके पास वो शस्त्र है ईवीएम मशीन। हमको आपको उस ईवीएम मशीन का सहारा लेना है। हमारे आपके पास सबसे बड़ा अपने धर्म की रक्षा के लिए ईवीएम मशीन है। जिस प्रकार आपने 2014 में जागृत होकर के ईवीएम मशीन पे उस शस्त्र का प्रयोग किया, उस गांडीव का प्रयोग किया अपने उंगली से, और तीर निकला, सीधे इस देशद्रोहियों को खत्म कर दिया। बचे खुचे देशद्रोहियों को आपने फिर से गांडीव 2019 में उठाया और तीर आपने छोड़ा। वो तीर ईवीएम मशीन में जा कर के आपने छोड़ा, और इस देश में जो बचे और थोड़े बहुत बचे थे वामपंथी विचारधारा के, वो तड़प तड़प के मरने लगे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान राम ने गांडीव उठा करके रावण का संहार किया था, उसी प्रकार हमको आपको 2024 में ये ईवीएम रूपी गांडीव उठा करके इस देशद्रोहियों का सर्वनाश करना है, और उसके लिए ईवीएम का प्रयोग करना है। 100% हम और आप जिस प्रकार इस बार 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार को 303 सीटें दिए हैं, अगली बार 404 सीटें दे करके इन देशद्रोहियों को दफन कर देना है, दफन कर देना है। ये संकल्प के साथ ये चाइना अपने आप दफन हो जाएगा। चाइनीज एजेंट जो भारत में हैं अपने आप दफन हो जाएंगे। पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में हैं अपने आप दफन हो जाएंगे। कुछ लोग चाइना से पैसा लेते हैं, चाइनीज टेंट में बैठते हैं और सरकारों से सवाल पूछते हैं। उनको जवाब नहीं देना है। उनका जवाब भगवान राम का गांडीव इस समय ईवीएम के रूप में विराजमान है, और उसी ईवीएम के रूप में 2019 में आपने 303 सीटें दे करके उनको दफन कर दिया है। उनको सवाल पूछने दीजिए, उनको बिलों में से बाहर निकलने दीजिए, उनके सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। और 2024 में 404 सीटें दीजिए ईवीएम के थ्रू। भगवान राम के गांडीव की शपथ लेकर के, गांडीव की शपथ लेकर के 404 सीटें दीजिए। ये सवाल पूछने वाले तड़प तड़प के मर जाएंगे।
ये वामपंथी कांग्रेसी सब खत्म हो जाएंगे, इनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, इनके बातों का जवाब हमको आपको देना ही नहीं है। मैं कुछ लोगों के सवाल लेता हूँ, आए होंगे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप, साधना पांडे जी नमस्कार। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। करना बिल्कुल मंगेश भैया के दो सवाल बहुत शानदार आए इस बार भी, और पिछली बार मंगेश भैया ने एक सवाल किया था कि जिस प्रकार जापान में अमेरिका ने हिरोशिमा साकीनाका पे बम गिराया और उसके बाद से जापान वहाँ पे सुई बेचने के लिए भी तड़प रहा है, आज तक नहीं बेच पाया। मंगेश भैया ये सवाल और वो सवाल दोनों, आपका सवाल इस राष्ट्र के एक एक जन के हृदय में विराजमान होना चाहिए। हम और आप, जापान ने जिस तरह अमेरिका को अपना एक सुई बेचने के लिए तड़फा दिया, उसी तरह से हम और आप ये संकल्पित हो जाएंगे कि चाइना को एक सुई भी यहाँ नहीं बेच पाएगी, एक भी चीज़ चाइना को यहाँ नहीं बेचने देंगे। उसी दिन भारत सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री के उस संकल्प को हम और आप पूर्ण रूप से करने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ संकल्प लेने से कि चाइना का एक भी सामान हम और आप खरीदेंगे नहीं। हम लोकल के लिए वोकल बनेंगे। क्यों वोकल बनेंगे? कि वो मंगेश, अजय पाठक, गोल्डी मिश्रा, चतुर्वेदी हमारे भाई बंधु बनाएंगे, हम उनको खरीदेंगे। हम थोड़े कम क्वालिटी के कपड़े पहन लेंगे, हम थोड़े कम क्वालिटी की चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन बाहर ख़ास तौर से चाइनीज चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम उनका बाइकआउट नहीं, अपने दिमाग से पूरी तरह से अपने देश से निकाल करके फेंक देंगे। बाइकआउट करेंगे तो आज नहीं कल फिर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए हमको आपको ये संकल्प लेना है, उन वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि, जो 20 लोग सीमा पे अपने भारत भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम और आप चाइना का एक भी सामान खरीदेंगे नहीं। तभी हम आप उनके आत्मा को ये संतुष्टि पहुंचा सकते हैं। हमको आपको ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। जितेंद्र चतुर्वेदी जी का सवाल है, भारत के व्यापारियों को चाइना के सामानों के मामले में संदेश देना चाहते हैं सर। बिल्कुल, देखो भैया, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं तो मेरा ये पंचम फेसबुक लाइव है बाइकआउट चाइना पे, मतलब पूर्ण बहिष्कार चाइना पे। ये मेरा पंचम एपिसोड है। 1 घंटे का मैं लाइव आता हूँ हर रविवार दोपहर 2 बजे, पूर्ण बहिष्कार चाइना। मैं ये संदेश मैं पिछली बार भी आपको आंकड़ा बताया था, इस बार बता रहा हूँ। लगभग देश के 97% व्यापारियों ने ये संकल्प लिया है कि हम चाइना का सामान नहीं बेचेंगे। लेकिन सिर्फ उनके ऊपर हमको आपको छोड़ना नहीं है। ग्राहक हम और आप हैं। जब तक ग्राहक सतर्क नहीं रहेगा, जब तक ग्राहक ये डिमांड करता रहेगा, तब तक इस मार्केट से चाइना का सामान ख़त्म नहीं होगा। हमको आपको ये संकल्प लेना है कि हम और आप जब सामान लेने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि क्या ये मेड इन चाइना है। अगर वो मेड इन चाइना है तो हम 10 रुपये महंगे अपना सामान खरीदेंगे, लेकिन मेड इन चाइना नहीं खरीदेंगे। अगर इंडियन सामान नहीं उपलब्ध है तो चाइना का न लेकर के हम किसी दूसरे देश का सामान लेंगे, वो 20 रुपये महंगा होगा। लेकिन हम अपनी मातृभूमि के कर्ज के निर्वाह करने के लिए एक भी चीज़ हम चाइना का खरीदेंगे नहीं। ये संकल्प लेंगे तो कौन व्यापारी है जो चाइना के सामान को रख करके अपने पैसे ब्लॉक करेगा, जो अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। जब सामान बिकेगा ही नहीं तो एक भी व्यापारी सामान ले ही नहीं आएगा। और कुछ लोगों को सवाल लेते हैं। विश्वजीत गिनमिने पाठक जी नमस्कार। नमस्कार भैया। बेटिंग
ये जो चाइनीज़ बेचने वाले लोग हैं, तंबू गाड़े हैं, ठीक, इनका सवाल हो गया मंगेश भैया का। संगीता चौहान जी नमस्कार, कैसे हैं संगीता ताई? दिनेश चौधरी जी नमस्कार, रमेश साहू जी नमस्कार, कैसे? सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और कुछ लोगों के सवाल हो तो मैं उनका प्रश्न, आशा दुबे जी का सवाल है, चीन के सामानों का बहिष्कार करो, हमें देश के जवानों का साथ देना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल आशा दीदी, हमको आपको आत्मनिर्भर तो बनना ही है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आत्मनिर्भर के भारत के नारे को 5 साल में हमको आपको साकार करना है। लेकिन साथ में ये भी करना है कि जो जवान शहीद हुए हैं, हम और आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित करेंगे जब हम और आप इस देश में चाइनीज़ सामानों को खरीदेंगे नहीं। एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक समाज का हर व्यक्ति ये संकल्पित हो जाए, हमको आपको सन 57 के उस आज़ादी को याद करना है, उन बलिदानों के बलिदान को याद करना है, उन सुभाष बाबू के बलिदान को याद करना है, जिन सुभाष बाबू ने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसलिए दे दिया, लाखों लोगों की सेना उन्होंने बनाया इस देश की को आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन आज़ादी इसलिए नहीं मिली हमको आपको कि चाइना का सामान खरीद करके हम फिर से उसी मुहाने की तरफ बढ़ते जाएं। जो सरकारें चली है उन्होंने पता नहीं किस तरह की रणनीति बनाई। अब नरेंद्र मोदी से उन लोगों को इसलिए तकलीफ़ है कि कैसे वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जब इस देश में शौचालय की बात की, सफाई की बात की, तो लोग मजाक उड़ाते थे। उसी प्रकार जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो लोग मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब ये आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान, घर घर शौचालय बनाने का अभियान, जब ये जन आंदोलन बना तो आज परिस्थितियां बदल गई। उसी प्रकार जब आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न एक एक व्यक्ति अपने हृदय में पाल लेगा और उसके प्रति समर्पित हो जाएगा तो सब बदल जाएगा। आज न स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ाने वाले सामने आ रहे हैं, न शौचालय का। प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होकर के जब शौचालय की बात की थी तो इन विपक्षियों ने बहुत मजाक उड़ाया था। अब वो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए किले पे चढ़ के, लाल किले, मुगलों के बनाए हुए लाल किले पे चढ़ के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। अरे मूर्खों, अगर मुगल किला बनाते तो क्या लाल किला बनाते या वो हरा किला बनाते? मुगल अगर किला बनाते तो हरे किले बनाते, वो लाल किले कभी नहीं बनाते। मूर्खों, तुम्हें तुम्हारा इतिहास बताया ही नहीं गया है। पृथ्वीराज चौहान के नाना ने, इतिहास गूगल करके देखना, वो जो लाल किला है वो पृथ्वीराज चौहान के नाना ने लाल किला बनाया है, वो मुगलों ने नहीं बनाया है। ये वामपंथी इतिहासकार सदैव हमको आपको भ्रमित किए हैं, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के परोसे हैं। ये भारत भूमि को बनाने के लिए आए थे मुगल, लुटेरे मुगल, जो लूटने के लिए हमारे मंदिर मठ, हमारे देश को लूटने आए थे। वो यहाँ किले बना रहे थे। उन्होंने किलों पे आक्रमण किया, किलों को उन्होंने नाम बदला उसका।
वो लाल किला पृथ्वीराज चौहान के नाना का बनाया हुआ है। उनके नाना दिल्ली के राजा थे। उसके बाद वो गद्दी पृथ्वीराज चौहान जी को मिली है। ये इतिहास आप निकाल करके देखना, गूगल करना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमे करना। मैं तैयार हूँ मुकदमे सहने के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि लाल किला पृथ्वीराज जी के नाना ने बनाया है। और ऐसे अनेकों किला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, विवादित हो जाएगा, लेकिन समय आएगा तो इस देश में जो देश की बड़ी बड़ी धरोहरें बनी हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगा और खुल के करूंगा, बिना डरे करूंगा। वो भी समय जल्दी आने वाला है। हमको आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से बाहर निकल करके सिर्फ एक चीज़ करना है। ये 5 साल चाइना की बर्बादी का, ये 5 साल भारत के विश्व गुरु बनने का, ये 5 साल आत्मनिर्भर भारत बनने का, जो 4 साल अभी बचे हुए हैं सरकार को, वो 4 साल एक भी चाइनीज सामान हम खरीदेंगे नहीं। और 4 साल बाद 2024 में जब चुनाव आएगा तो भगवान राम का गांडीव इस समय ईवीएम के रूप में भारत में विराजमान है, उस ईवीएम को हम अपने उंगली रूपी तीर से ऐसा चलाएंगे कि इस देश के देशद्रोही ईवीएम के अंदर दफन हो जाएंगे। सवाल पूछने वाले लोग कि जो सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना कितना किलोमीटर अंदर घुसाया, उनको अपने नाना से, अपने बाप से, अपने लोगों से सवाल पूछना चाहिए। आस्काई चीन किसने बनाया? किसके चलते आस्काई चीन बना? किसके चलते पाकिस्तान बना? किसके चलते बांग्लादेश, किसके चलते जम्मू कश्मीर विभाजित हुआ? उनको ये सवाल पूछना चाहिए अपने परिवारों से, अपने लोगों से। हमारे लोगों ने, इस देश के सपूतों ने तो अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने प्राणों का बलिदान दे करके जम्मू कश्मीर को बचाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपने प्राणों का बलिदान दे करके भारत माता के मुकुट को सिंचित किया और जम्मू कश्मीर आज पूरी तरह से भारत में विलीन हुआ। हमको आपको सबको ये संकल्प लेना चाहिए। हमको आपको हर परिवार के एक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। भारत सरकार से नागरिकता जम्मू कश्मीर की लेने के लिए नागरिकता का आवेदन करिए सब लोग। ये सभी लोगों से मेरा आह्वान है। अभी अभी एक आईएएस जो भागलपुर के रहने वाले हैं, गूगल करके देखिएगा, उनका नाम सतीश है। सतीश जी ने अभी अभी जम्मू कश्मीर की 2 दिन पहले कश्मीर की नागरिकता ली है। हमको आपको सबको भारत सरकार की वेबसाइट पे जाकर के हर परिवार के एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के अंदर नागरिकता लेने का संकल्प करना चाहिए। ये भी संकल्प हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम और आप भी जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर के नागरिकता लेने का आवेदन करेंगे सरकारों से, भारत सरकार से, कि हमको आपको कश्मीर के अंदर नागरिकता चाहिए। मैं तैयार हूं। मैं सोमवार को भारत सरकार की वेबसाइट पे मैं ये अपलोड करने जा रहा हूं कि मुझे कश्मीर की नागरिकता चाहिए। और अगर सरकार ने मुझे नागरिकता दिया तो मैं वहाँ ज़मीन लूँगा और वहाँ मैं घर बनाऊँगा। लाखों करोड़ लोग आइए, वह हमारा अभिन्न अंग है। हम और आप वहाँ चल के रहेंगे, बसेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि, हमारे महात्मा, वो कश्यप ऋषि का उद्गम स्थान है। कश्यप ऋषि ने वहाँ पे जीवन भर तपस्या की, उन्हीं के नाम से कश्मीर है। कश्यप ऋषि के नाम से ही कश्मीर है। कश्यप ऋषि के हम पूर्वज हैं।
कश्यप ऋषि हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य है। जिस प्रकार उस आईएएस ने, उनको मैं सलाम, उनको मैं नतमस्तक करता हूँ, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। सतीश बाबू के भागलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे अभी 2 दिन पहले उनको कश्मीर की नागरिकता मिली है। मैं उनको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हृदय से साधुवाद देता हूँ। मैं सोमवार को भारत सरकार के से आवेदन करने जा रहा हूँ। आप लोग भी आवेदन करिए, आप लोग भी आइए। पूर्ण बहिष्कार में एक एक व्यक्ति ये संकल्पित होगा, एक एक व्यक्ति ये अपने आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए, आने वाले भविष्य को विश्व गुरु बनाने के लिए, आने वाले भारत को बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए, आने वाले भविष्य को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित हाथों में देने के लिए ये संकल्प लेगा। पूर्ण बहिष्कार चाइना। मैं सभी को वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूं जो लोग मुझसे जुड़े थे। हर हर महादेव, वंदे मातरम। इस भारत भूमि की जय, सनातन धर्म की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।